Good morning, students. Today we will start next chapter. Chapter number 9th, concept of revenue. Previous lecture में हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, आपको पता है कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि आपने कुछ क्या कर दिए, कुछ एक्सपेंसेस कर दिए किस चीज़ के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फिर आउटपुट लेने के लिए। तो जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ये क्या है, एक सिमिलर सी टर्म्स है। सिमिलर मैं क्या कह रही हूँ, सिमिलर का मीनिंग मैं सेम नहीं बता रही, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये कॉरिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपने कॉस्ट में क्या करा था, एसी एमसी ये सब मैंने आपको बताया था ना, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। सेम आपका कंसेप्ट होगा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब टोटल रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू क्या है, हमें पता है कि रेवेन्यू का मीनिंग होता है इनकम। जब हम कुछ आउटपुट बनाते हैं तो हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है उससे। उस इनकम को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेवेन्यू। सो रेवेन्यू ऑफ ए फर्म is its sale receipts or money receipts from the sale of a product. It is also called sale percentage. आपको पता है अगर आपके सपोज 90 रुपीज़ आपके क्या हुए, एक्सपेंसेस हुए, और आपको 100 रुपीज़ की उसको सेल कर दी, तो आपके 100 रुपीज़ क्या हो गए, रेवेन्यू हो गए। 90 रुपीज़ उसमें आपकी कॉस्ट थी, तो रिमेनिंग आपकी 10 रुपीज़ क्या है, इनकम है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट बताई थी कि टीसी होती है, एमसी होती है, एसी होती है। सेम आपकी क्या होती है, रेवेन्यू, टीआर, एआर, एमआर। टोटल रेवेन्यू, द रेवेन्यू दैट ए फर्म गेट्स बाय सेलिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। जो एक फर्म क्या करती है, गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को सेल करके जो भी पैसा कमाती है उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। कैसे, If 1,000 आइसक्रीम स्लैब्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्लैब, आपने क्या कर दिए, 1,000 आइसक्रीम स्लैब्स आप सेल कर रहे हो, ₹5 की एक सेल कर रहे हो, तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितने की हुई, ₹5,000 की होगी आपकी टोटल रेवेन्यू। सो हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज़ द सम ऑफ ऑल सेल रिसेट्स और इनकम ऑफ ए फर्म। जो भी आपको टोटल आउटपुट सेल करने से इनकम रिसीव होती है उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। सेकंड टाइप है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बता चुकी हूँ, तो आपको जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये ईजिली समझ आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिन मतलब क्या होता है, मार्जिन कितना चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो मार्जिनल रेवेन्यू का है चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर और लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि सपोज़ करो 10 यूनिट्स बनाने पर आपकी कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज़। आपने क्या कर दिया, 10 से 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, शिफ्ट हो गई 20 रुपीज़ से बढ़कर 21 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ क्या है, आपका मार्जिन है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलर आप क्या कर सकते हो, इसको मार्जिनल रेवेन्यू में भी कंसीडर कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके क्या हो रहे थे, 20 रुपीज़ मिल रहे थे। अब आप 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगे तो आपको 21 रुपीज़, 2 रुपीज़ मिले, तो आपकी वो क्या है, एडिशनल इनकम आपकी क्या है, मार्जिनल इनकम या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। इसका भी सेम फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का, जैसे मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट में करवाया था, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज इन, या फिर TRN-TRN-1, ऐसे ही मैंने TCN-TCN-1 किया था। ठीक है, एक सिमिलर से टॉपिक्स आपकी। नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट में मैंने क्या बताया था, TC अपॉन क्वान्टिटी। अब आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, TR अपॉन क्वान्टिटी। तो नेक्स्ट हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। अगर आपको याद हो, मैं आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में कॉस्ट का रिलेशनशिप है जो 3 टाइप्स की कॉस्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, TC, AC, MC। मैंने आपको उनका रिलेशन अच्छे से बताया है कि TC इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, MC ऑल्सो इंक्रीजेज। MC हमारी नेगेटिव में चली जाती है लेकिन AC हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, ज़ीरो नहीं होती है, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सिमिलर रिलेशनशिप है जो इनके बीच में है, TR, AR एंड MR के बीच में। देखो, व्हेन TR इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, MR शुड बी इंक्रीजिंग। सेम मैंने आपको कॉस्ट में बता चुकी हूँ।
व्हेन टी आर इज़ इंक्रीजिंग ए डायमेंशन रेट एम आर शुड बी डायमेंशन। जब टी सी जो डिक्रीज़ हो रही थी तो आपकी एम सी जो वो भी डिक्रीज़ होने लगी थी। तो एक रिलेशनशिप है, अगर आप इसको रीड करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। जैसे उसमें क्या है, दोनों कॉस्ट, तीनों कॉस्ट का रिलेशनशिप है, सेम हमारा रेवेन्यू का रिलेशनशिप है। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा करवा रही हूँ। रिलेशन बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। पहले हम देखेंगे कि बोथ ए आर एंड एम आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर। ये आपको अच्छे से पता है कि एवरेज रेवेन्यू है जो और मार्जिनल रेवेन्यू है जो, दोनों किससे कैलकुलेट होती हैं, हमारी टी आर से होती हैं। कैसे, देखो क्यों, जब मैं आपको बता रही हूँ कि ए आर, तो मैं क्या बता चुकी हूँ आपको, टी आर अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू ए आर। जब मैं आपको बता रही हूँ एम आर कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों किससे कैलकुलेट हो रही हैं, हमारी टी आर से हो रही हैं। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम। यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी है, टी आर है हमारी। टी आर के बाद जब एवरेज रेवेन्यू निकालनी है तो क्या होता है, टी आर अपॉन क्वांटिटी। तो आप डिवाइड करते रहोगे, 10/1, 18/2, 24/3 डिवाइड कर रहे हो। जब आप टी आर को यूनिट्स के साथ, तो आपकी क्या आ गई, एवरेज रेवेन्यू आ गई। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। एन माइनस वन का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट के बीच में डिफरेंस। तो पहले तो देखो 10 है, 10 रहेगा। 10 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 18 और 24 में कितने का है, 6 का। 24 और 28 में कितने का है, 4 का। देन 30 और 28 में कितने का है, 2 का। तो दोनों कैलकुलेट हो गई हमारी टी आर से। ठीक है, समझाया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट हम करेंगे इफ़ ए आर एंड एम आर कर्व्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होती है, जब आपका डिमांड कर्व है ना, वो ओ एक्सिस के इक्वल जाने लगता है। ऐसे देखो, समझ आ गया ना आपको। ओ एक्सिस है और पी पी है। देखो पी पी क्या है, अब हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। मोस्टली ये होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्यों लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वहाँ पर। प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सभी चीज़ें क्या होती हैं, ओपन होती है। तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व बन जाता है इन सिचुएशंस में। तो आपको समझ आ गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, मोस्टली हमारा ये होगा परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ बोथ ए आर एंड एम आर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, पहले तो क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, लेकिन अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा कर्व नहीं जा रहा, वो जा रहा है बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट। कैसे, ये देखो। ठीक है, समझाया आपको। तो इन अ सिचुएशन लाइक दिस रिलेशन बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर इज मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ फिगर 4। फिगर 4 में आपको बता चुकी हूँ कि डिमांड कर्व कैसे जा रहा है, अपना स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, ये मोस्टली किन सिचुएशंस में होता है, मोनोपोली में होता है। ठीक है, मेरा आपको ये टॉपिक्स करवाने का मेन मोटिव यही था कि पहले तो क्या था, जब हमारा एक्स एक्सिस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। स्ट्रेट लाइन हमारा होता है मोनोपोली या फिर इन परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों होता है मोनोपोली में स्ट्रेट क्यों जाता है, क्योंकि सिंगल सेलर होता है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है जो नहीं होता। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर के बीच में पहले जो मैं आपको टेबल करवा चुकी हूँ, आपको ये आना चाहिए अच्छे से। फिर आपको कर्व्स आने चाहिए ड्रॉ करने, और कौन सा कर्व किस सिचुएशन में बेनिफिशियल है, सूटेबल है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इफ़ बोथ ए आर एंड एम आर कर्व्स आर कन्वेक्स। जब ये कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन पॉइंट के, कन्वेक्स देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है वो कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जाता है। ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहाँ से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये सभी सिचुएशंस आपको बस याद करनी पड़ेगी, इनके पीछे का रीज़न मैं आपको बताते जा रही हूँ। ठीक है, कन्वेक्स है तो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ जाएगा कौन सा कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। ठीक है, क्यों जाएगा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जी हमारा कर्व है ना वाई एक्सिस के ज़्यादा नियर है। एवरेज रेवेन्यू कर्व की अगर हम कंपेरेबिलिटी करें मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो वाई के ज़्यादा क्लोज है, वाई के ज़्यादा नियर है। ठीक है, इसीलिए क्या है, कन्वेक्स है।
नेक्स्ट क्या है, कनकेव। जब कनकेव है तो वो कहाँ से जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स बीच के पॉइंट में से जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जो ए बी है वो ग्रेटर देन है बी सी। और जब कन्वेक्स था तब क्या था, ए बी लेस देन था बी सी। जो मैंने ये बता रही हूँ आपको, लिख लो, आप नोट कर लो कि जब कन्वेक्स है तो ए बी लेस देन बी सी है, और जब कनकेव है तो ए बी ग्रेटर देन बी सी है। इसीलिए कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर से, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक ये सब कंसेप्ट करवा दिए हैं। बस आपको याद रखना है कि ईड इज़ इक्वल टू 1 कब होता है, ग्रेटर देन 1 क्या होता है, यूनिटरी ग्रेटर देन 1, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल टर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपको एग्जाम में क्या आता है, इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं कि क्या रिलेशन है ए आर एंड एम आर के बीच में, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का लॉजिक बताती हूँ कि ए आर क्यों लिया गया है। ए आर यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है कि कितना चेंज आना, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। तो हमें परसेंटेज चेंज अगर निकालनी है तो मुझे चाहिए प्राइस, तो ए आर को हम बोल सकते हैं प्राइस, ठीक है। इसका ये रीज़न है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स में कौन सा कर्व हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन सी मार्केट में होता है। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस ये होता है हमारा पैरेलल। कब जाता है, ये जाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों जाता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पे कोई बैरियर्स नहीं लगाए जाते, कोई चॉइस पे, नो सेलिंग कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन सभी रीजंस की वजह से हमारा जो रेवेन्यू कर्व है वो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे जाता है, ओ एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये देखो, रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए आर इज इक्वल टू एम आर। जैसे आपका ओ एक्सिस जा रहा है, जैसे आपकी आउटपुट जा रही है, ऐसे ही हमारा जो कर्व है वो जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोपोली की। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट या फिर कंपटीटर नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट कर लेता है। ये हमारा जाता है ऐसे, ठीक है। एम आर और ए आर दोनों कैसे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं दोनों के दोनों कर्व। स्ट्रेट का मीनिंग क्या है, डाउनवर्ड जा रहे हैं। मीनिंग क्या है, अगर क्या है जो मोनोपोलिस्ट है वो ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहता है तो उसे प्राइस है उतना ही कम करना पड़ेगा। क्योंकि उसका कोई कंपटीटर है नहीं। अगर वो ये चाहता है कि मेरी मोर सेल्स हों तो उसे प्राइस ऑब्वियस है ना, कम करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये होता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है मोनोपोली में। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट में भी क्या है, डाउनवर्ड जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली। इसमें भी सेम है कि अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, सेल्स ज़्यादा करनी है, तो प्राइस है क्या, रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओली मीनिंग होता है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी की सभी फर्म्स है ना जो इंडिपेंडेंट होने की जगह पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। कैसे, ये सोचने लग जाते हैं कि एक कंपटीटर अगर प्राइस डाउन करेगा तो मैं डाउन कर दूंगा, अगर प्राइस वो हाइक करेगा तो मैं नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे मोर से मोर देन मोर मुझे क्या करने हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं। तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तो डिमांड कर्व कैसा बनता है, किन की डिमांड कर्व। किन की डिमांड कर्व में आपको एक चैप्टर है इसका, उसमें करवाऊंगे क्या होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली में डिमांड कर्व क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। हम बता नहीं सकते कि कैसा है, डाउन है या अप है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, प्राइसेस चेंज करने में, इक्विलिब्रियम पता करने में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हमारा चैप्टर था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। एक बार इसको आप रीड कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।